अस्सलाम वालेकुम। नए नॉवल एक बार कहो तुम मेरी हो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर राइटर साहिरा आरिफ। फ़ोन तो काफ़ी देर पहले बंद हो चुका था, मगर वो हनूज़ फ़ोन सेट के नज़दीक खड़ी कुर्सी पर गुमसुम, उलझा हुआ, परेशान सा बैठा था। हैरियत, क्या हुआ? उसके करीब बैठते हुए उसने हैरत से पूछा। अभी कुछ देर कबल तो वो भला चंगा चहक रहा था और अब नक्शा ही बदला हुआ था। अब्बा जी आ रहे हैं। उसे यूं इत्तला दी थी गोया दुश्मन की फौज हमला कर रही है। किसके? उसकी हैरत पर उसने घूर कर देखा। मेरे यार, और किसके? वो झंझलाया। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अब्बा जी हैं। कोई कुछ कहते कहते रुका। अब्बा जी का एहतराम माने आ गया था। हाँ, अब्बा जी ही हैं। उसने ही पर जोर दिया था। गुरु कहाँ ठहरेंगे? मेस में यार, कमरा बुक करवा लो उनके लिए। उसके मशवरे पर भी उसका मुंह बिगड़ा हुआ था। 2 कमरे बुक करवाना होंगे। व्हाट 2? मगर अब्बा जी तो एक हैं। उसने हैरत से सवाल किया था। वो अकेले नहीं हैं। उनके साथ उनका हुक्का, हुक्का भरने वाले मुलाजिम दीनू, उन्हें दुबाने वाला फीका और ढेर सा सामान जो साथ में लाया जा रहा है, वो कहाँ खपेगा? मेरे अब्बा जी देहाती बंदे हैं और वो इसका ऐलान फ़ख्रिया करते हैं। मैं इसके बंद कमरों में एटिकेट्स के साथ उन जैसे बंदे का रहना नामुमकिन है। इसीलिए मना करता था, मगर वो तो मेरे इनकार को कुछ और ही समझ बैठे। माँ जी का खदशा दूर करने आ रहे हैं। कहीं मैंने वाकई कोई खुफिया शादी तो नहीं कर रखी। रोहेल सारी बात समझ गया था और अब खुल कर हंस रहा था। कम ऑन यार, डोंट वरी, मज़ा रहेगा। मुझे भी अंकल से मिलने का बहुत शौक है। जैसा तुम बताते हो कि वो सादा मजाज, सच्चे खरे और अपनी बुनियाद पर फख्र करने वाले हैं, तो ये खुसूसियात आज के लोगों में नपेद होती जा रही हैं। बाकी रहा खुफिया शादी वाला मामला, तो उनका कुछ अंदाज़ा बहरहाल दुरुस्त है। शादी ना सही, खुफिया इश्क तो आजकल खूब फमा रहे हो। पर खुरदार लेफ्टिनेंट मार्शल रोहेल की आखिरी फिक्रे पर वो तकरीबन उछल पड़ा था। तो तुम ये क्या बकवास है? कौन सा इश्क? खबीज को पता चल गया था तमाम तर एहतियात के बावजूद। मेरी जान, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं चुपते। यारों से पर्दादारी, सख्त नुकसान उठाओगे। रोहेल उस वक्त उसे चाचा कैदों से भी बुरा लग रहा था। कोई इश्क विश्क नहीं, बस अच्छी लगती है। और उसे तो शायद ये मालूम भी नहीं कि एक बेचारा लेफ्टिनेंट रोजाना सुबह मुँह अंधेरे जॉगिंग करने नहीं, बल्कि उसे देखने जाता है। तो उसका शक दुरुस्त था। 2 दिन कबल उसे लगा था जैसे रोहेल भी कहीं गार्डन में मौजूद है, मगर जब वापसी पर उसे उसी हालत में सोता पाया जिसमें छोड़कर गया था, तो अपना वहम ही समझा। एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। आजकल उसकी सीढ़ी पर ये गीत बहुत चल रहा था। रोहेल मज़े से गुनगुना रहा था। उसने थक कर हथियार डाल दिए। जानता है कुछ वो कौन है? नहीं यार, फिलहाल तो उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा। 1-2 बार सोचा पीछा करने का, मगर मुनासिब नहीं लगा। खैर, मैं भी उसका अता पता ढूंढ ही निकालूंगा। उसने अज़म से कहा तो रोहेल ने मानी हेजी से उसकी तरफ देखा। उसका पता मिल गया तो अपना भूल जाएगा बच्चू। उसने हाथ से पुर इसरार अंदाज में गरचे ज़ेरे लब कहा था, मगर हारिस चौंक गया था। क्या मतलब? तुम जानते हो उसे? नहीं यार, मुझे क्या पता, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। हाँ, वो तुम अब्बा जी की बात कर रहे थे। हारिस को महसूस हुआ था कि वो बात बदल गया है, मगर फिर अब्बा जी क़यामत वाले मसले में उलझ गया। अगर अपने कमांडर साहब को पता चल गया कि मेस में हुक्का मौजूद है, तो मेरा कोर्ट मार्शल कर देंगे। हारिस का खौफ बचा था। ब्रिगेडियर शौकत हयात सिर्फ नाम के देसी थे, बाकी तो उठने बैठने, खाने पीने, सोने छागने में मुकम्मल वलायती। एक कोर्स के सिलसिले में अमेरिका गए तो गोरी पसंद आ गई। शादी करके आए तो मज़ीद गोरे हो चुके थे। पहली बीवी ख़ानदानी थी, सीधी सादी 5 जमात पास देहातन। सारी उम्र वो गाँव में रही थीं। अब भी गाँव में ही रहती थीं। उनकी एक ही बेटी थी। दूसरी बेगम से 2 बेटे थे। दोनों के अंदाज़े फ़िक्र में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो इतनी तेज़ नहीं चल सकती थी कि ब्रिगेडियर साहब का साथ दे सकतीं। आहिस्ता चलना ब्रिगेडियर साहब के मिजाज के खिलाफ था। लिहाजा उन्होंने तकदीर का लिखा समझकर बाखुशी उन्हें गोरी के हवाले कर दिया था और ख़ुद अपनी बेटी में मगन हो गई थी। तुम इतने परेशान मत हो, संभाल लेंगे। आने तो दो अब्बा जी को। उठो, मुंह पर 12 बज रहे हैं। चलो बाजार का चक्कर लगा कर आए। हारिस ने रोहेल के ताने पर उसे एक मुक्का रसीद किया और सर छटक कर साथ हो लिया। शाम तक ये बात सारे मेस को मालूम हो चुकी थी कि लेफ्टिनेंट हारिस के अब्बा जी आ रहे हैं। स्क्वाइश कोर्ट में 2IC मेजर रफ़ीक मिले। हाउ आर यू यंग मैन? वो हंसते मुस्कुराते रहते थे। फाइन सर। तुम्हारे अब्बा जी आ रहे हैं? उन्होंने बागौर से देखा था। जी सर। अब्बा जी का नाम भी गोया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर धमाके जितनी बड़ी खबर बन गया था।
वो हुक्का भी पीते हैं? टूआईसी ने आपके कुछ सुर का आशियाना राजदारी से पूछा था। खबीस कमीना, मना किया था घटिया इंसान को, मगर उसने दिल में हजारों लानतें रोहेल पर पैंची। जी यस सर। दरअसल हकलाकर वजाहत करने वाला था कि उन्होंने हाथ उठाकर बोलने से मना कर दिया। यंग मैन डरो मत, तुम्हारे अब्बा जी आएंगे तो मैं हुक्का पीने आऊंगा। सर सर आप मारे हैरत के वो बेहोश होने वाला था। सिगार पीने वाले मेजर रफीक और हुक्का, कम ऑन यार, हम सब पेंडू हैं, असली पेंडू। बस ये तो ऐसे ही मजनूई शोशा। अपने अब्बा जी दादा जान का हुक्का भरते हुए अक्सर कुछ लगा लेता था, तब से वो जायका नहीं भूला। ओके, जल्द मुलाकात होगी। वो बेतकल्लुफ़ हँसने हँसाने वाले इंसान थे। जूनियर भी इसीलिए उन्हें बहुत पसंद करते थे। याहू नारा लगाते वो बेहद मुतमईन था। अब कमांडर ब्रिगेडियर साहब का खौफ बहुत हद तक कम हो गया था। टूआईसी भी तो साथ होंगे, खुद ही संभाल लेंगे उन्हें भी। वो रोहेल के साथ एक बार कहो तो मेरी हो सुनते हुए हकीकतन खुश था। सफ़ेद बुराक धोती, कलियों वाला खुला सा कुर्ता, कलफदार पगड़ी, चरचराता चमड़े का सुनहरी तिल्ले के काम वाला जूता। खुश सा। अब्बा जी बाजारों से उतरे तो बहुत से लोग ठटके और ठटक कर पलटे थे। पीछे उनका इंतखाबी निशान हुक्का संभालते दांत निकालता हुआ दीनू और फीका था। अब्बा जी देर तक उसे गले लगाए प्यार करते रहे। उनके इस्तकबाल के लिए उसका रूममेट दोस्त रोहेल, लेफ्टिनेंट राशिद, काशिफ और कैप्टन तलहा भी मौजूद थे। अब वो उनसे मिल रहे थे और उसकी नज़रें जीप से निकलते सामान पर थीं। छोटे बड़े मुख्तलिफ साइज़ के डब्बे, थैले, घी का कनस्तर। अब्बा जी ये सब क्या है? मैंने आपको मना किया था कि कुछ भी नहीं लाना। वो खफगी से उन्हें देखते हुए बोलने लगा। पुत्र जी मैं कुछ नहीं लाया, ये सब तेरी माँ ने दिया है। ये देसी घी का कनस्तर, पंजीरी, सूजी का हलवा, दाल का हलवा, गाजर का हलवा, सत्तू, शक्कर। कहती थी शक्कर के शरबत में सत्तू डालकर मेरा बेटा पिएगा तो गर्मी में फ़ायदा होगा। और ये थोड़े से गन्ने बच्चों के लिए। थोड़े से गन्ने बहुत बड़े गट्ठर की सूरत बंधे पड़े थे। आधा खेत बांध लाए थे अब्बा जी। यार तुम 2-3 नई यूनिफ़ॉर्म्स का ऑर्डर भी दे दो। इतने सारे हलवे और देसी घी का ये कनस्तर खाकर मौजूदा वर्दी में तो फँसोगे भी नहीं। रोहेल की बात पर कहका उबल पड़ा था। ओए पुत्तर, ये इस अकेले के लिए थोड़ा ही है। तुम भी तो मेरे पुत्र हो। और सच्ची गाल है, इसकी माँ ने तुम सब के लिए भी ये हलवे बेचे हैं। खाओ, ऐश करो। याहू अंकल जिंदाबाद। उनके फलक शगाफ नहरे पर वो भी मुस्कुरा दिया था। यार ये अंकल शक्ल बड़ा वलायती सा लफ्ज़ है। मैं पेंडू बंदा हूँ, मुझे बड़ी उलझन होती है। ओपरा ओपरा लगता है अपना आप। रात को उनके कमरे में महफिल गर्म थी। सभी अब्बा जी के गिर्द बैठे चने की दाल और गाजर के हलवे से लुत्फानंदोज हो रहे थे। ट्वाइसी साहब वक्तन फवक्तन हुक्का गड़गड़ा लेते थे और अब्बा जी अपने हम शुगल से मिलकर बेहद खुश थे। रोहेल के कहने पर उन्होंने टोक दिया। फिर क्या कहें अब्बा जी? यस अब्बा जी इज़ राइट। रोहेल की बात सबको पसंद आई थी। आहो बिल्कुल राइट पुत्र। उनके अंदाज पर सब हंस पड़े थे। वैसे अब्बा जी ये हारस तो बहुत डर रहा था आपके आने से। रोहेल ने उसकी तमाम तर इशाराबाजी कती नज़रअंदाज करके मज़े से भांडा फोड़ा था। मुझे पता है पुत्र ये कह रहा था यहाँ हुक्का लेकर मत आइएगा, दाखिला मना है। यहाँ हुक्का कोई नहीं पीता और आपके हुक्के की वजह से कमांडर साहब मुझे आर्मी से निकाल देंगे। जैसे हुक्का ना हुआ कोई एटमी इजाद हो गई। मैं तो हुक्के के बगैर आ नहीं सकता था। अब आगे जो इसकी किस्मत। अप्पा जी को घुमा फिरा के बात करना नहीं आती थी और वो शर्मिंदा शर्मिंदा सा सबकी कड़ी निगाहों का सामना कर रहा था। क्यों भाई हारिस, अगर तुम्हारे वालिद साहब हुक्का न लाते तो मैं तुम्हें वार्निंग दे देता। टूआईसी साहब पर हुक्के का नशा पूरी तरह छा गया था। अब वो क्या कहता, और ये खौफ तो बहरहाल अब भी मौजूद था। अगले रोज़ शाम को बैडमिंटन खेलने के लिए निकलते हुए वो दुआ कर रहा था कि आज कमांडर साहब ना आए, मगर ये कैसे मुमकिन था कि वो गेम से गैर हाजिर हो जाएं। उनका सख्ती से आर्डर था कि तमाम अफसरान शाम में फ़िटनेस के लिए गेम्स ज़रूर खेला करें और वो ख़ुद भी बाकायदगी से टेनिस खेलने आते थे। गेम के बाद तमाम अफसरान मैसलान में बैठ जाते थे और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते थे। आज भी हस्ब मामूल वो लोग गेम्स के बाद कमांडर साहब के हमरा जब मेस लॉन में दाखिल हुए तो नया ही मंजर सामने था। लॉन में तरतीब से धरी कुर्सियों में से एक पर अब्बा जी बैठे हुक्का पी रहे थे। उनके करीब ही एक वेटर बहुत बड़े पतीले में न जाने क्या घोल रहा था। दूसरा ट्रे में शीशे के नाजुक और खूबसूरत गिलास के खड़ा था। यार ये गिलास नहीं गलासियां हैं। इनमें 2 घूंट शरबत आता है, बंदे का हल्क भी तर ना हो। अभी तक हम अंग्रेज़ों की जूठन से आज़ाद नहीं हो सके। जाओ यार बड़े बड़े गिलास लेकर आओ। ये पेप्सी नहीं है जो इन गिलासों में डालेंगे। व्हाट इज़ दिस? कमांडर साहब का लहजा उसकी रूह फना कर गया था।
सर, अब्बा जी, आई मीन सर मेरे वालिद हैं ये, उसने हकलाकर जवाब दिया। ये क्या हो रहा है? ये लॉन है, किचन नहीं, यहाँ बर्तन क्यों पड़े हैं? उन्होंने मेस सेक्रेटरी कैप्टन तलहा से अंग्रेजी में दरियाफ्त किया था और इससे पहले कि वो कुछ जवाब देते अब्बा जी ने उन्हें देख लिया था। ओए, आ जाओ पुत्रो, आ जाओ, शक्कर का शरबत और सत्तू बनवाया है मैंने तुम सबके लिए। खेलने के बाद इसे पीने से बड़ा स्वाद मिलता है। आ जाओ जवानों। व्हाट नॉनसेंस! शक्कर का शरबत, सत्तू? कमांडर साहब बर्फ घोलते वेटर के सर पर जाकर दहाड़े थे। बेचारा कांपता हुआ अब्बा जी को मदद तलब नजरों से देख रहा था, जबकि अब्बा जी कमांडर साहब को घूर रहे थे। हारिस ने खुद को कोर्ट मार्शल के लिए तैयार कर लिया था। ओए शोके, तू तू शौकत है ना? चाचा हयात मोहम्मद का छोटा बेटा, शौकी निकर वाला। अब्बा जी अपनी पहचान पर खुशी से चिल्ला उठे, जबकि कमांडर साहब इस तखातुब पर 2 फीट उछल पड़े थे। वो सब भी चौंक गए थे। हारिस ने आंखें बंद करके आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी थी। अब्बा जी, फौज में कमीशन बहुत मुश्किल से मिलता है और अब मुझे अपना बोरिया बिस्तर बांधना ही होगा। वो इस हौलनाक तसव्वुर से ही कांप गया था। और तुम शादे हो, शादा बंटे वाला? उनका लहजा हनूस कड़ा और संजीदा था। आहो आहो यार, खूब पहचाना। वाह भाई वाह, मेरा यार, मेरा जमातिया। हारिस की आंखें पट से खुली थीं। अपाची और कमांडर साहब गले मिल रहे थे। हैरतनाक मंजर। और पुत्र, ये तो मेरा यार है, बचपन का बेली। 10 जमातें हमने तहसील के स्कूल से इकट्ठी पढ़ी थी। फिर ये सब लोग शहर शिफ्ट हो गए और मैंने ज़मींदारी संभाल ली। इसे हम शौकी निकर वाला कहते थे। ये बचपन में निकर का बड़ा शौकीन था और लगता है ये शौक अब तक नहीं गया। यार अब तो बड़ा हो गया है, अपनी उम्र देख और निकर पहन कर फिर रहा है। कह के उन सब के अंदर उबल रहे थे, मगर बामुश्किल तमाम खुद पे ज़ब्त कर रखा था। और एक दफ़ा क्या हुआ, कमांडर साहब ने उन पर एक नज़र डाली। ये पेंडू न जाने की क्या पोल सबके सामने खोल देगा। ओके जेंटलमैन, यू मे गो नाउ। 2 पुराने बेतकल्लुफ़ दोस्त अरसा दराज के बाद मिले थे। उन्हें तन्हाई की ज़रूरत थी। ओके सर, टवाइसी साहब ने टर्न लिया और शक्कर के शरबत सत्तू पीते हुए टी बार में वो दिल खोल कर इस सूरत हाल को इंजॉय कर रहे थे। हारिस ने इत्मीनान का तवील सांस लिया था, जबकि टू आईसी साहब ने दीनू को हुक्का लाने दौड़ाया था। अब्बा जी 2 दिन रहे थे और इन 2 दिनों में मेस वेटर से लेकर कमांडर साहब तक ने उनकी सादगी और भरपूर तबीयत को एंजॉय किया था। कमांडर साहब ने उन्हें डिनर पर भी इनवाइट किया था और मज़े की बात ये थी कि शाम को गेम्स के बाद तमाम अफसर शक्कर और सत्तू का शरबत पी रहे थे, जबकि 2 आईसी साहब सिगार ऐसे पी रहे थे जैसे हुक्के की नौल मुँह में हो। अगले रोज़ वोलियत सुबह ट्रैक सूट पहनकर निकल रहा था तो पीछे से रोहेल ने पुकारा, "उस कुड़ी का अता-पता मालूम करने की कोशिश कर।" वरना तमाम उम्र एक्सरसाइज में ही ज़ाया हो जाएगी। कैसे मालूम करूँ? बगैर वाक़फ़ियत जान-पहचान के क्या कहूँ? वो भी सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं पड़ती थी। "अबे गामड़, अपना तारुफ़ करवाओ। लड़कियाँ आर्मी ऑफ़िसर्स से बहुत इम्प्रेस होती हैं। देखना तुम जब उसे बताओगे कि तुम लेफ्टिनेंट हारिस हो, मुस्तक़बिल के जर्नैल, तो वो ना सिर्फ़ घर का एड्रेस दे देगी, बल्कि अपने बाजी को भी खुद ही राज़ी कर लेगी।" रोहेल की बात पर उसने हैरत से उसे घूर कर देखा। "वाक़ई? तो क्या मैं मज़ाक कर रहा हूँ? अबे मेरा तजुर्बा तुझसे ज़्यादा है, तूने तो अभी पाँव-पाँव चलना सीखा है। हाँ, ख़वातीन की जूतियाँ खाने का तजुर्बा तो वाक़ई तुम्हारा बहुत वसीह है।" वो चिढ़कर बोला। राहेल वो उछलकर बिस्तर से निकला था। और ख़बरदार, जुम्मा बदौलत की शान में गुस्ताख़ी की, वरना। और वो उसका फ़िक्रा मुकम्मल होने से पहले ही कमरे से बाहर था। 2 दिन के बाद आज उसे देखूँगा। अजीब बात है, अब तक ना मुझे उसका नाम मालूम है, ना अता-पता। मुझे ऐसी ही पुरएतमाद लड़कियाँ अच्छी लगती हैं। मगर रोहेल भी ठीक कहता है, कब तक? वो गार्डन का गेट क्रॉस करते हुए सोच रहा था। तो क्या मैं उससे बात करूँ? उसने ट्रैक बदला और आहिस्ता-आहिस्ता भागने लगा। अगर उसने इंसल्ट कर दी तो? हरगिज़ नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। सामने से उसके यूनिट अफ़सर मेजर रेहान आ रहे थे। रुक कर उन्हें सलाम किया। मुतलाशी नज़रें चारों तरफ घूम रही थीं। ट्रैक के एंड में वो नज़र आ गई थीं। ये इतनी स्लिम स्मार्ट होने के बावजूद रोज़ाना जॉगिंग के लिए आती है। शायद इसकी फ़िटनेस का राज़ ही यही है। किन अँखियों से वो उसे देखता आगे बढ़ गया था। ग्रे ट्राउज़र, शर्ट, पाँव में भारी जॉगर्स, बालों की छोटी-सी पोनी चलाती वो वापस आ रही थी और ये हनूस पिछले 1 माह की तरह उलझन तज़ब्ज़ का शिकार था। वो दिल से दुआ कर रहा था कि कोई आसान और सीधा-सा रास्ता निकल आए कि उससे तारुफ़ हो जाए, और अल्लाह ने सुन ली थी। वो गेट पर रुकी काशिफ़ से बातें कर रही थी। लेफ्टिनेंट काशिफ़ उसका कोर्समेट था। मौका नहायत मुनासिब था, वो तेज़ी से उनके पास पहुँचा। "हेलो काशिफ़।" उसने मुस्कुराकर उसे देखा।
ओह हेलो अरवा, ये लेफ्टिनेंट हारिस है और हारिस से अरवा अहमद। उसने काशिफ के बोलने से कबल ही होले से मुस्कुराकर अपना तारुफ करवाया था। क्या मुद्हर प्यारी आवाज़ है। वो तो जैसे खोसा गया था उसकी सुरीली मुतरन्निम आवाज़ के ज़ीरो बम में। ओके यार, मैं इसमें मुलाकात होगी। काशिफ के कहने पर वो चौंका। अरवा अहमद अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी। उसने शर्मिंदगी से सर झटका। ला हौला वला कुव्वत यार, क्या सोचती होगी मेरे बारे में। इतना इल मैनर्ड बंदा हूँ, हॉर्नकों की तरह उसे देखता रह गया। कुछ बोला भी नहीं। वो खुद को लानत मलामत करता वापस हुआ था। मेरा भी क्या कसूर, उसकी आवाज़ ही इतनी प्यारी थी कि मैं सब कुछ भूल गया। चलो कोई बात नहीं, नाम तो मालूम हुआ। कम से कम तारुफ का मरहला तो तय हुआ। अब मैं खुद उससे हेलो हाय कर सकता हूँ। रात तक कभी खुद को मलामत करता तो कभी दिल की धड़कनों को एक नए अंदाज में धड़कते पाता। रोहेल कहता था वो मैदान इश्क का नौवारिद खिलाड़ी था, ये उसका पहला प्यार था। पहली नज़र की मोहब्बत, पहली मोहब्बत। जब सावन बादल छाए हों, जब फागुन फूल खिलाए हों, जब चंदा रूप लटाता हो, जब सूरज धूप नहाता हो, या शाम ने बस्ती घेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। गुलकार की आवाज़ के साथ साथ वो भी आवाज़ बुलंद गुनगुना रहा था। रोहेल ने मानी हेजी से उसका जायजा लिया। इतनी खुशी और तुरंग, ज़रूर थाल में कुछ खाना था। हाँ तो क्या क्या बातें हुई उस गार्डन वाली परी से तुम्हारी। रोहेल ने नहायत संजीदगी से उसके करीब बैठकर पूछा था। बातें नहीं, बात तो कोई नहीं हुई। तीर निशाने पर बैठा था। रोहेल ने बमुश्किल मुस्कुराहट सबत की। अच्छा, अच्छा तो क्या सिर्फ देखा ही। आपके हारिस ने चौंकते हुए उसे देखा। उसे तो बताया ही नहीं था, फिर जी चाहा अपना सर पीट ले। खबीस है तू बड़ा। अपने इस तरह ज़ाहिर हो जाने पर वो खसिया कर हँसा, जबकि रोहेल खुलकर कहका लगा रहा था। बच्चे कहा था ना हमसे पर्दादारी ना किया कर। तू इतने पानी में नहीं है कि खैर माफ़ किया क्या याद करेगा आइंदा। मेरी तौबा कुछ नहीं छुपाऊंगा। उसने फ़ौरन हकीकतन कान पकड़कर कहा था और फिर तमाम बात उसे बता दी थी। अब इस गोल्डन चांस को मिस मत करना। ये तारुफ नाम से आगे भी बढ़ना चाहिए। इंशाल्लाह ज़रूर बढ़ेगा। वो बेहद पुरउम्मीद था। रोहेल ने उसकी खुशी को बागौर देखा। चल फिर चाइनीज़ सूप हो जाए इसी खुशी में। हो जाए, वो फ़ौरन मान गया था। रोहेल ने मेरा यार जिंदाबाद का नारा लिखाया और तैयार होने भागा। सर जी मुझे छुट्टी भिजवा दें। 3 माह से मैं घर नहीं गया, मेरी माँ बहुत बीमार है सर। यार कैसे भिजवा दूँ, बॉर्डर सिचुएशन का तुम्हें पता है। हमारी यूनिट भी चंद दिनों तक बॉर्डर की तरफ मूव कर जाएगी। छुट्टियाँ मुकम्मल बंद है, मैं खुद 8 माह से घर नहीं गया। वो दोनों बाहर निकले तो कैप्टन तलहा बमा और दली बशीर के लाउन में मिल गए। सर फौज की नौकरी की ये बहुत मुश्किल है, छुट्टी नहीं मिलती। बशीर का मूड खासा ख़राब था। तुम फौज के सिपाही हो, तुम्हें अपने घर से ज़्यादा अपने मुल्क की सलामती की फ़िक्र होनी चाहिए। अंडरस्टैंड। कैप्टन तलहा ने उसकी बात पर गुस्से से डांट दिया था। यस सर। उसने अदब से एड़ियां बजा दी थीं। कल अब्बा जी का फ़ोन आया था। बता रहे थे अम्मा जी बहुत याद कर रही हैं, मुझे बुला रही हैं। हारिस को याद आया। छुट्टी नहीं मिलेगी, सुना है यूनिट भी करीब मूव कर जाएगी। रोहेल ने बाइक स्टार्ट किया। मेरी माँ जी मेरे फ़ौज में आने के सख्त खिलाफ थी। इकलौता पुत्र वो भी फ़ौज में चला जाए। मगर अब्बा जी की ख्वाहिश इस कदर शदीद थी कि दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने मुझे इजाज़त दी। अब भी जब जाऊँ कहती हैं पुत्र तू ज़मींदारी संभाल ले, छड़ फ़ौज की नौकरी। और अब्बा जी ऐसा लेक्चर देते हैं कि बेचारी तौबा कर जाती हैं। और मेरी तरफ मामला बिल्कुल उलट। दादा जान फौजी, बड़े ताया चचा आर्मी, सोहेल भाई, अब मैं और बेशुमार कज़न्स जिनका हिसाब ही नहीं। हमारी तो ख़ानदानी मुलासिमत आर्मी है। हमारे यहाँ एक लतीफ़ा बड़ा मशहूर है कि एफएससी के बाद जिस लड़के की शर्ट के बटन खुले देखे, काफ उल्टे हुए और बाल गर्दन तक बढ़े हुए, उसे फ़ौज में भर्ती करवा दिया जाता है। यानी परवाज़ से कबल ही पर काट देते जाते हैं। हारिस ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल। वो भी हंस दिया था। फिर हारिस के पैसों से सूप पीते हुए वो रोहेल ने उसे अरवा अहमद से मजीद बेतकल्लुफ़ होने के ढेरों कारगर आजमूदा नुस्खे बताए थे, जो उसने पूरी तवज्जो से सुने तो ज़रूर थे, मगर अमल दरामद किसी पर भी नहीं होगा ये भी मालूम था। वो कई दिनों से वॉक के लिए नहीं आ रही थी। हर रोज़ एक नई उम्मीद लिए वो गार्डन जाता था, शायद आज वो आई हो, आज उससे मुलाकात हो जाए। मगर उसे ना पाकर मायूसी और कुफ़त में मुब्तला हो जाता था। इन चंद दिनों में वो उससे ख़ासी शनासाई हासिल कर चुका था। अगर रोज़ के तारुफ के बाद वो अजनबी तो नहीं रहे थे ना, इसलिए अगले रोज़ ही उसे देखकर एक दोस्ताना सी मुस्कुराहट हारिस ने उछाली थी और वो भी यकदम ठठक कर रुकी थी। लेफ्टिनेंट हारिस, कल कौशिफ ने तारुफ करवाया था ना, इससे पहले कि वो पूछती कौन हो तुम,
اس نے نہایت تیزی سے اسے یاد دہانی کروائی تھی۔ وہ مسکرا دی تھی۔ مجھے یاد ہے، آپ روزانہ آتی ہیں یہاں؟ سلسلہ بڑھانے کو کچھ نہ کچھ تو بولنا ہی تھا، مگر اسے لگا وہ کچھ غلط بول گیا ہے۔ اس نے بغور سے دیکھا تھا۔ آپ روزانہ دیکھتے تو ہیں مجھے یہاں؟ باپ رے، یعنی میں اسے جتنا لا علم معصوم سمجھتا ہوں، یہ تو… وہ شرمندہ ہو گیا۔ جی میں بھی روزانہ جوگنگ کرنے آتا ہوں نا تو… وہ کچھ دیر کو رکا۔ آئی نو، اوکے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ اس کے وضاحتی بیان کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ پہلے روز تو وہ خاصا بددل ہوا تھا، مگر پھر ہر روز ہی اسے ہیلو ہائے کیسی ہیں آپ جیسے رسمی جملے بولتے رہنے کے بعد اتنا تو ہوا تھا کہ اب مسکراہٹ میں اجنبیت اور خفت نہیں ہوتی تھی۔ اس روز وہ پیدل آئی تھی، کم سے کم میس تک دونوں کا راستہ ایک ہی تھا۔ آپ کینٹ میں رہتی ہیں؟ اس کے ساتھ چلتے چلتے اس نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے باغور سے دیکھا تھا۔ آپ کے فادر؟ جی فوجی ہیں۔ اس نے مبہم سا جواب دیا اور جو وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کھول کر پوچھ نہیں سکا۔ خاموشی سے فاصلہ طے ہو رہا تھا اور جدائی کی منزل نزدیک۔ آپ پڑھتی ہیں؟ اس وقت تھوڑا سا ڈھیٹ بننے میں ہی فائدہ تھا۔ جی میڈیکل کے 3rd ایئر میں، مستقبل کی ڈاکٹر، اس نے ہنس کر کہا تھا۔ بہن بھائی کتنے ہیں؟ اس کا حوصلہ بڑھ رہا تھا۔ میں اور 2 چھوٹے بھائی۔ میس نزدیک آ گیا تھا۔ یہ اتنی جلدی راستہ کٹ گیا۔ آج پہلی بار میس جلدی آنے پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ آپ نے تو اس میس میں جانا تھا نا؟ اس نے پوچھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی چلتا ہوا گیٹ سے چند قدم آگے نکل آیا تھا۔ اوہ جی جی، آپ نے میری باتوں کو برا تو نہیں مانا؟ وہ زور سے ہنستی تھی۔ نہیں، اللہ حافظ، اور ہاتھ ہلا کر آگے چلی گئی۔ وہ خوشی سے جھومتا ہوا اندر بھاگا تھا۔ اوفو یار، اس کا شجرہ نسب پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنا حال دل سناتا، اس کی سنتا۔ روہیل نے ساری بات سن کر اسے ڈانٹا۔ آج کل وہ استاد محترم تھا۔ عروہ احمد کو حال دل اور پہلی ہی ملاقات میں امپاسبل۔ وہ اتنی بولڈ ہے کہ مخاطب 1000 بار سوچے بولنا کیا ہے۔ لڑکیوں کی یہی خود اعتمادی تو مجھے پسند ہے۔ روہیل نے بھی اس کی تائید میں سر ہلایا تھا، مگر اسے اپنے جذبات سے آگاہ ضرور کرنا چاہیے۔ یار ایک آئیڈیا ہے تو ایسا کر۔ اس نے یکدم چٹکی بجا کر کچھ سوچا تھا۔ اسے وہ نظم انشا جی کی ایک بار کا خود تم میری ہو دے دے، اس کی CD گفٹ کر دے، خود ہی سمجھ جائے گی۔ پھر اگر تیری قسمت میں ہوا تو وہ ایک بار کے بجائے 3 بار ہاں کہہ کر ہمیشہ کے لیے تیری ہو جائے گی۔ روہیل کی یہ بات اسے پسند آئی تھی۔ یہ نظم اسے بھی بہت پسند تھی اور وہ اسے گفٹ کرنا بھی چاہتا تھا، مگر کیسے؟ CD کو گلابی پھولوں والے لفافے میں ڈال کر پھاٹی کیر کے عطر میں اچھی تر بتر کر کے بصد احترام خدمت اقدس میں پیش کر دینا صبح۔ اور ہاں، لفافے کے باہر نہایت دھانسو قسم کا شعر بھی ہونا چاہیے۔ مثلاً ہاں یاد آ گیا۔ اے خط خطا نہ کرنا، قدموں میں جا کے گرنا۔ اب چونکہ یہ CD ہے تو اسے یوں لکھا جا سکتا ہے۔ اے CD دغا نہ دینا، کیسٹ پلیئر میں صحیح سرنام۔ بکو مت، اس قسم کی گھٹیا ترکیبوں کے تمہارے دماغ میں کچھ اور نہیں آ سکتا؟ اپنے یہ نایاب مشورے اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں ہے ضرورت۔ اس نے خفگی سے روہیل کو لتاڑ دیا تھا۔ ہاں ہاں، تم تو بہت اعلیٰ ذوق کے عاشق ہو۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، تو خود کوئی ترکیب سوچ لو۔ اگلے روز سے اس نے نہایت سادگی اور اعتماد کے ساتھ CD اسے تھما دی تھی۔ عروہ احمد نے CD تھام کر چند لمحے بغور سے دیکھا تھا۔ شکریہ، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ سے جواب دیا اور چلی گئی تھی۔ اس کا رد عمل تو حوصلہ افزا تھا، مزید کیا ہوگا کا انتظار تھا، اور وہ اس روز کے بعد سے آ نہیں رہی تھی۔ حارث کے دل میں وہم اور وسوسے سر اٹھاتے۔ کیا اسے میری یہ حرکت بری لگی؟ اگر برا لگا ہوتا تو وہ یقیناً اظہار بھی کرتی، مگر غائب کیوں ہو گئی ہے؟ آئی کیوں نہیں؟ کہیں بیمار نہ ہو؟ کس سے پوچھوں؟ کمانڈر صاحب سے۔ روہیل کا جواب اسے حیران کر گیا۔ کیا مطلب ان سے پوچھوں؟ مگر ان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس سے نہیں تو اس سے تو ہے نا، وہ کمانڈر ہیں ہمارے، ہر سکھ دکھ میں شامل ہونا ان کا فرض ہے۔ اور یہ دکھ جس نے تیری نیند چین سکون سب چھین لیا، اس سے بڑھ کر غم کیا ہوگا؟ تیرا مسئلہ اب وہی حل کر سکتے ہیں۔ مذاق نہیں یار، آئی ایم سیریس۔ وہ ہنس بھی نہیں سکا اس کی بات پر۔ عجیب سی اداسی پستمردگی سی چھائی تھی طبیعت پر۔ وہ عروہ احمد کے سلسلے میں خاصا سنجیدہ ہو چکا تھا۔ روہیل نے بغور اس کی سنجیدگی ملاحظہ کی تھی۔ اندازہ تو اول روز سے تھا کہ یار گوڈے گوڈے اس کے عشق میں غرقاب ہو چکا ہے۔ اس نے کیسٹ پلیئر کا بٹن دبا دیا۔ ہاں، دل کا دامن پھیلا ہے، کیوں گوری کا دل میلا ہے۔ ہم کب تک پیت کے دھوکے میں، تم کب تک دور جھروکے میں، کب دید سے دل کو سیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو، تم میری ہو، تم میری ہو۔
वो अब हौले-हौले गुनगुना रहा था। आप आप बहुत दिनों के बाद आई हैं, खैरियत तो थी? उसे देखते ही उसने जिस बेताबाना अंदाज़ में पूछा था, अरवा अहमद ठटक सी गईं। उसने पलट कर उसे देखा, उसके चेहरे पर कुछ लिखा था, आँखों से कुछ आया था, मगर वो ना तो उस तहरीर को पढ़ना चाहती थी, ना ही उन राज़ों को जानने की ख्वाहिशमंद थी। मैं गाँव गई हुई थी। उसने खुद पर काबू पाया, लहज़ा नॉर्मल था। गाँव? मेरी अम्मी वहाँ रहती हैं, बीमार थीं, इसलिए मैं उनके पास 1 हफ़्ता के लिए ठहर गई थी। ओह! तो अब कैसी तबीयत है उनकी? बेहतर हैं। उसने मुख्तसरन जवाब दिया था। अब क्या बोलूँ? भूचल सी बेनाम खामोशी उनके दरमियान उतर आई थी। उसे लगा सुबह का ये मलगजा सा उजाला शाम के धुंधले अंधेरे में बदल गया है। ये इतनी खामोशी क्यों है? आपने वो नज़्म सुनी? घबरा कर वो पूछ बैठा। हाँ, बहुत अच्छी नज़्म है। मेरे पास पहले से उसकी सीडी मौजूद थी। मुझे भी ये नज़्म बहुत पसंद है। इस इत्तला की कोई ज़रूरत तो नहीं थी, मगर ये अजनबियत वाला अंदाज़ उसे सख़्त बुरा लग रहा था, सो बोले गया बिना सोचे समझे। कुछ दिनों से मौसम भी ख़ासा तब्दील हो गया है। जी, उसके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे और गर्दन पर पोनी से निकले हुए छोटे-छोटे बाल चिपक गए थे। इस दफ़ा गर्मी बहुत जल्दी शुरू हो गई है और ज़्यादा देर तक रहेगी। क्या ख़्याल है? जी, वाक़ई गर्मी तो है। आज उसने सिर्फ़ 2 ही चक्कर लगाए थे और अब गेट की तरफ जा रही थीं। आप आज चलती जा रही हैं। ये भी पीछे ही था। मेरे सेमेस्टर्स हो रहे हैं। स्टडी से इतना ही टाइम निकाल सकती हूँ और मेडिकल तो टफ़ भी बहुत है। वो फ़ौरन उससे मुत्तफ़िक हो गया था। जी, अब मुझे इजाज़त। वो जाने को तैयार थी। ओह श्योर, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वो उसके रास्ते से हटा और वो करीब से गुज़र गईं। ऑफ़िस पहुँचा तो एक बहुत अच्छी ख़बर मुंतज़िर थी। कैप्टन तलहा ने फ़ोन पर बताया कि वो लेफ्टिनेंट टू कैप्टन पर प्रमोशन एग्ज़ाम्स में पास हो गया है। उसी वक़्त रोहेल और काशिफ़ के भी फ़ोन आ गए। वो लोग भी एग्ज़ाम्स क्लियर कर गए थे। इस खुशी को मिलकर सेलिब्रेट करने का प्रोग्राम बनाते हुए कितनी ही दफ़ा उसके दिल में ख्वाहिश उभरी थी कि वो अरवा अहमद को भी इस खुशी में शरीक कर सकता। रात को फ़ोन पर अब्बा जी को ये खबर सुनाई, वो बहुत खुश हुए थे। बेटा एक सीढ़ी और ऊपर आ गया था। माची ने ढेरों दुआओं के साथ घर आने की पुरज़ोर ताकीद की थी। अगले रोज़ वो अपने रूटीन टाइम से बहुत पहले ही गार्डन पहुँच गया था। अच्छा खासा अंधेरा था। न बंदा न बंदे की साथ। अपनी जल्दबाज़ी पर हँसी भी आई। बेंच पर कितनी ही देर बैठा रहा। रात की तारीकी आहिस्ता-आहिस्ता सुबह की सफ़ेदी में ढल रही थी। दरख्तों की चोमती टहनियाँ और परिंदों की चहचहाहट, एक सुकून परवर बोलती हुई खामोशी, वो तो जैसे इस माहौल में गुम ही हो गया था। लंबे-लंबे सांस लेते ताज़ा मुअत्तर और आलूदगी से पाक हवा फेफड़ों में भरी। वो जब भी गाँव जाता था, अब्बा जी सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद उसे लेकर खेतों में निकल जाते थे। दूर-दूर तक फैली सबसे की चादर आँखों को तरावट और सुकून देती थी। खामोश फ़िज़ा में कहीं-कहीं बैलों के गले में पड़ी घंटियों की आवाज़ सुनाई देती थी। परिंदों की चहचहाहट, सुबह-सुबह इस कदर शोर मचाते थे ये चरिंद परिंद, पुत्र ये शोर नहीं, ये अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। सुबह उठकर इंसान, हैवान, जानदार, बेजान सब अपने रब की इबादत करते हैं और यही हुक्म भी मिला है। मगर इंसान को देखो जिसे रब सोने ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, वही सबसे ज़्यादा गफ़लत में पड़ा सो रहा है। ना शुक्र का कलमा, ना इतनी ढेर सारी मुफ्त में मिली नेमतों का एहसान। नमाज़ पढ़ा करो पुत्र, शुक्र किया करो रब सोने का। ये ओहदा, इज़्ज़तें सब उसी रब की देन है। बंदा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। जितने दिन गाँव में रहता बाकायदगी से मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ता, शहर आकर फिर डंडी मार जाता और अब जब से गार्डन आने लगा था, फ़ज्र की नमाज़ बाकायदगी से पढ़ना शुरू कर दी थी। आप खैरियत तो है? वो फितरत के हुस्न और दिलकशी में पूरी तरह मगन था। जब उर्वा अहमद की आवाज़ से चौंका। जी, जी खैरियत है। कोई ख़ास बात? उसकी खुद से पहले मौजूदगी अजीब लग रही थी। इतनी जल्दी तो वो कभी नहीं आया था। नहीं, बहुत ख़ास तो नहीं है। बस मेरा लेफ्टिनेंट टू कैप्टन प्रमोशन एग्ज़ाम्स क्लियर हो गया है। उसने कुछ शर्मिंदगी से बताया। हद हो गई, मैं तो बच्चों की तरह पास होने का ऐलान करता फिर रहा हूँ। अरे ये ख़ास नहीं, ये तो बहुत ख़ास खबर है। मुबारक हो बहुत बहुत कैप्टन हारिस। उसके मुँह से कैप्टन हारिस कितना अच्छा लग रहा था और उसकी एक मुबारकबाद सब पर भारी थी। वो भी ख़ासी खुश नज़र आ रही थीं। कुछ देर कबल जो शर्मिंदगी की कैफ़ियत महसूस हुई थी, वो भी ख़त्म हो गई थी। आज आप मेरे साथ डिनर पर चल सकती हैं? उसके साथ तेज़-तेज़ चलते हुए एकदम ही उसने पूछ लिया था। वो ठठक कर रुकी, पलटी, बग़ौर उसे देखा। क्यों? मैं अपनी खुशी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हुँ। वो सोच में पड़ गई थीं। आज नहीं, बाबा जान से इजाज़त लेकर कल आपको बताऊँगी। ठीक है, जैसे आपको आसानी हो। कुछ उम्मीद तो बंधी थी। अब कल तक इंतज़ार की कुफ़्फ़त में मुब्तला रहना मजबूरी बन गई थी।
اور انتظار کرنے سے اسے ہمیشہ سے ہی سخت نفرت رہی تھی۔ اسی بوریت اور بیزاری کو ختم کرنے کی خاطر وہ روہیل کے ہمراہ تمبولا کھیلنے میں سا گیا۔ بہت کم ہی وہ لوگ تمبولا میں شریک ہوتے تھے کہ اس میں فیملیز کی دلچسپی زیادہ ہوتی ہے۔ صرف وقت گزاری کے لیے وہ یہاں موجود تھے۔ میجر زمان اپنی بھاری آواز میں مائک سنبھالے کمپیئرنگ کر رہے تھے۔ پروگرام شروع ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اسے بائیں طرف بیٹھے کاشف کی آواز سنائی دی۔ اوہ یار، لگتا ہے یہاں تو کوئی اسپیشل قسم کا تمبولا ارینج کیا گیا ہے۔ جو کمانڈر صاحب کی فیملی بھی آئی ہے۔ کہاں کہاں؟ اس نے متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ یار دائیں طرف سڑک پر دیکھ، وہ گاڑی سے اتر رہے ہیں۔ اس نے گردن موڑی اور پھر جیسے پتھر کا ہو گیا۔ ڈرائیور کمانڈر صاحب کی گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا اور اس میں سے عروہ احمد اور دو چھوٹے لڑکے اتر رہے تھے۔ بس کر یار، کیا پہلی بار لڑکی کو دیکھا ہے؟ کیوں اپنا ریکارڈ خراب کر رہا ہے؟ روہیل نے اس کی محویت کو کوہنی ہلا کر توڑا۔ بہت سے لوگوں نے اس کی حرکت کو باغور دیکھا تھا۔ یار یہ تو وہ عروہ احمد ہے نا؟ وہ ہاں ہاں، وہی عروہ احمد جو روزانہ تمہیں گارڈن میں ملتی ہے، بلکہ جس سے ملنے کے لیے تم چاہتے ہو۔ وہ بریگیڈیئر شوکت حیات کی بڑی صاحبزادی ہیں۔ روہیل کی تفصیل پر اس نے گور کر اسے دیکھا۔ تو جانتا تھا یہ سب اور تو نے مجھ سے چھپائے رکھا؟ تو نے، میرے یار نے؟ پلیز یار، ناراض نہیں ہونا۔ میں نے کئی بار اشاروں کنایوں میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہا، مگر تمہاری دلچسپی اور محبت کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ میں سمجھ رہا تھا یہ لڑکی خود ہی تمہیں بتا دے گی، مگر اس نے بھی نہ جانے کیوں چھپایا۔ روہیل نے فوراً معافی مانگ لی تھی۔ مگر عروہ احمد؟ اس نے پوچھا بھی تھا کہ فادر کیا کرتے ہیں، اور وہ ٹال گئی تھی محض یہ کہہ کر کہ وہ فوجی ہیں۔ اس انکشاف نے حقیقتاً اسے بے حد اذیت دی تھی۔ آنے والے لمحات کی ساری خوشی جو وہ عروہ احمد کے ساتھ گزارے گا، اسے حال دل سنائے گا، سب جیسے دھواں ہو گئی تھی۔ پاگل سمجھ رکھا تھا اس نے، بے وقوف یا جاہل۔ کمرے میں غصے سے چکراتے ہوئے راہ میں آنے والی ہر چیز کو ٹھوکر رسید کرتا ہوا وہ بول رہا تھا۔ روہیل نے فکر مندی سے اس کی ناراضگی اور غصے کو دیکھا۔ تنبولے سے وہ اسی وقت چلا آیا تھا۔ روہیل کی تمام تعویلیں، وضاحتیں، معافیاں سب بیکار تھیں۔ اسے معلوم تھا حارث کا غصہ بہت شدید قسم کا ہوتا ہے۔ اگرچہ اسے غصہ کم ہی آتا تھا، مگر جب وہ غصے میں ہوتا تھا تو کسی کی نہیں سنتا تھا۔ اصل فکر تو اسے اگلے روز کی تھی۔ عروہ احمد کو ڈنر پر بلا کر انکار مزید حد تک کا باعث تھا، اور یہی وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بغور حارث کے خفا خفا انداز و لہجے کو جانچا تھا۔ نہ جانے کس بات کی ناراضگی تھی، حالانکہ وہ تو اس کی دعوت قبول کیے اب اس کے ساتھ ویلش میں بیٹھی تھی۔ وہ جب وہ اس سے ملی تھی اسی وقت اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، مگر وہ اس قدر جلدی میں تھا کہ محض اس کی رضامندی کے جواب میں اسے 8 بجے ڈنر ٹائم دے کر چلا گیا تھا۔ تب سے ہنوز موڈ آف تھا۔ کیا بات ہے؟ آپ خفا کیوں ہیں؟ کس سے ہیں؟ وجہ بتائیں گے؟ حارث نے بغور سامنے بیٹھی خوبصورت لڑکی کو دیکھا، جس سے وہ اپنا دل تمام تر سچائی اور خلوص سمیت سونپ چکا تھا۔ مگر اس نے کیا کیا تھا؟ آج اسے پجاروں سے اترتے دیکھ کوئی حیرت نہیں ہوئی تھی۔ غصہ تو رہ کر اپنی ہی عقل پر آ رہا تھا کہ وہ کیوں نہیں جان پایا اس کی اصلیت، اس کا لباس، انداز، رہائش۔ اگر دماغ سے کام لیتا تو یقیناً سمجھ جاتا، مگر دماغ پر تو دل کا قبضہ تھا، اور دل پر اس کا محبت کرنے والا ایک دم الو ہوتا ہے۔ نہیں، میں بھلا آپ سے خفا کیوں ہونے لگا؟ میری یہ مثال کہاں؟ اس کی بات پر وہ زور سے ہنستی تھی۔ میرا خیال ہے کھل کر بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ جو بات آپ کو پریشان کر رہی ہے پوچھ لیں۔ دلوں میں کدورتیں اور نفرتیں رکھنے سے سوائے دل جلنے کے کچھ نہیں ملتا۔ حارث نے کچھ دیر اسے باغور دیکھا۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپ؟ شکوہ زبان پر آ گیا تھا کہ میں بریگیڈیئر شوکت حیات کی بیٹی ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ ہاں، بتا دیتی تو کیا ہوتا؟ یہ جو دکھ اور رنج مجھے پہنچا ہے، یہ تکلیف مجھے نہ ہوتی۔ آپ نے مجھے بے وقوف بنایا۔ یہ احساس مجھے کل سے بے کل کیے جا رہا ہے۔ بالکل غلط۔ میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، نہ غلط بیانی کی، نہ آپ کو بے وقوف بنایا۔ جہاں تک اپنے فادر کے بارے میں نہ بتانے والی بات ہے تو حارث صاحب، مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ مجھے میری ذات کو میرے نام سے پہچانا جائے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مجھ میں کوئی کمی، کوئی خامی نہیں ہے جس پر میں اپنے فادر کے نام کا پردہ ڈالوں گی۔ اس کا پر اعتماد دھیما سلجھا ہوا لہجہ حارث کے سارے غم و غصے کو اڑا گیا تھا۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ بریگیڈیئر صاحب کی بیٹی کے حوالے سے اس کا رویہ بہت مختلف ہوتا، اور شاید وہ اس کے بارے میں اس انداز سے سوچتا بھی نہیں۔ یکدم ہی وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کیا کوئی اور الجھن، ناراضگی باقی ہے؟ اسے گمسم دیکھ کر اس نے پوچھا تو وہ چونکا۔
अरे नहीं, कोई उलझन है ना परेशानी, मसला साफ हो चुका है। वो खुलकर मुस्कुराया था। चले शुक्र है जल्दी साफ हो गया। अब खाना मंगवा लें, भूख बहुत लगी हुई है। ओह सॉरी, मैं बातों में अभी मंगवाता हूँ। वो ऑर्डर दे रहा था। अरवा अहमद ने भागौर उसका जायजा लिया। खासा स्मार्ट बंदा था और सबसे अहम, उसकी स्याह चमकदार आंखें थी। इतनी स्याह गहरी और चमकदार आंखें मर्दों में कम ही पाई जाती हैं। खाने के दौरान भी हल्की फुल्की गुफ्तगू होती रही थी। वो उसे अपने बारे में बता रहा था। अब्बा जी, अम्मा जी, गाँव के मुताल्लिक ढेर सारी बातें की थी। एक बात अरवा अहमद ने महसूस की थी, वो जो कुछ कहना चाहता था कह नहीं पाया था। वो उसकी कैफियत से महसूस हो रही थी। खुदा हाफ़िज़ कहते हुए उसने बहुत शुक्रिया अदा किया था। शुक्रिया किस बात का भई? शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए। आपने लेफ्टिनेंट की तनख्वाह में कफ्तानी का डिनर दे दिया। एनीवे, ये छोटा-सा गिफ्ट इस खुशी के मौका पर मेरी तरफ से। वो गिफ्ट रैपर में लिपटा छोटा-सा डब्बा उसकी तरफ बढ़ा रही थी। हारिस ने शुक्रिया कहकर उसे थाम लिया। मेस आते ही उसने सबसे पहले वो डिब्बा खोला था। रोहेल उससे तमाम रुदार सुनने को बेचैन था। बमुश्किल उसे टाला। वाह ब्यूटीफुल! क्रिस्टल का बेहद नाजुक खूबसूरत सा गुलाब का फूल बगैर डंडे के। उसे अपनी हथेली पर धरे उस नाजुक से गिफ्ट को बहुत देर तक देखा था। मैं इस गिफ्ट को हमेशा बहुत संभाल कर अपने साथ रखूंगा। उससे गायबाना ही उर्वा अहमद से वादा किया और स्टडी टेबल पर घड़ी के साथ उसे भी रख दिया। और वो बात जिसे कहने के लिए मैं इतने अरसे से तड़प रहा हूँ, तुमसे इसलिए नहीं कही कि मैं अब्बा जी से पहले रजामंदी लेना चाहता हूँ। मुझे यकीन है अब्बा जी को मेरी पसंद पर कोई एतराज़ नहीं होगा और फिर मैं तुम्हें वालिदैन की रजामंदी से अपनाऊँगा। वो रात तो उसकी गायबाना उर्वा अहमद से बातें करते, हाल दिल सुनाते और मुस्तकबिल की प्लानिंग करते गुजरी थी। अगले रोज़ उसने अब्बा जी से बात की। मुझे तो ये काम बड़ा मुश्किल लगता है पुत्र। वो देसी अंग्रेज़ मानेगा नहीं। अब्बा जी फ़िक्रमंद थे। क्यों नहीं मानेंगे? क्या कमी है मुझ में, मेरे घर वालों में, मेरे ख़ानदान में? पुत्र, कमी चीज़ों में नहीं होती, दिमागों में होती है। कोई बहुत अच्छा तो कोई कम, और यही नाप तोल का मयार लोगों ने खुद ब खुद बना लिया है। हमारा मयार खुदा न खास्ता किसी से कम नहीं है अब्बा जी। आप आज ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं? साबिर और शाकर, नेकी और परहेजगारी को फोकियत देने वाले अब्बा जी की बातें उसे खासी अजीब लगी थीं। मैं इसलिए कह रहा था पुत्र, तू ज़्यादा उम्मीदें न लगा बैठना। उनकी और हमारे माहौल में जो फ़र्क है तुझे अच्छी तरह मालूम है। जानता हूँ अब्बा जी, मगर वो लड़की ऐसी नहीं है। वो बहुत अच्छी है, बहुत समझदार, सहीन। अच्छा अच्छा। अब्बा जी की मानी कि इस अच्छा अच्छा पर वो शर्मिंदा हो गया था। फिक्र न कर पुत्र, मैं शौकत से बात करता हूँ, बाकी जो रब को मंजूर हो। शुक्रिया अब्बा जी, खुदा हाफिज। अब्बा जी की तरफ से हौसला अफजा जवाब सुनकर उसे खासी तसल्ली हुई थी। तुम भी अजीब खामड़ इंसान हो यार, पहले उस लड़की से तो पूछ लेते। अब्बा जी को रिश्ता मांगने भी भेज दिया। रोहेल इस सूरत हाल पर सर पीट रहा था। हाँ तो क्या खुद रिश्ता मांगने चल पड़ता? ये बुजुर्गों के काम है, वही जाने। और अगर उसने इनकार कर दिया? रोहेल की बात पर लम्हा भर को दिल की धड़कन रुकी। नहीं करेगी। न जाने क्यों वो इतना पुरयकीन था। अगले रोज उसने सरे शाम ही अब्बा जी को फोन मिलाया था। भला उससे सब्र कहाँ। सारा दिन बेचैनी में गुजरा था, ढेरों बातें खुद से ही सोच ली थी। और सुनाओ पुत्र जी, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक अब्बा जी। तुम्हारी यूनिट बॉर्डर पर जा रही थी, क्या हुआ? जाना है अब्बा जी, 1-2 हफ्ते तक मूव करेंगे। और कप्तानी कब से जा रहे हो कंधों पर? अब्बा जी सवाल पर सवाल किए जा रहे थे, जैसे मुद्दतों बाद बात हुई थी। कल ही तो तफसीली बात की थी उसने। अभी 1 माह और लग जाएगा। अच्छा अच्छा पुत्र, बॉर्डर पर जाने से पहले घर जरूर आना। तेरी माँ बहुत याद करती है। मेरे साथ आजकल हर वक्त लड़ाई होती है उसकी। अकेलौते पुत्र को फौज में भेज दिया, महीनों शक्ल तक नजर नहीं आती। एक ही गिला है उसका। आऊँगा अप्पा जी, ज़रूर आऊँगा, चाहे 1 दिन की छुट्टी मिले। माँ जी से मिले वाक़ई कितने महीने हो गए थे। सारे तुझे याद करते हैं। फ़ीका, फ़ज़लुद्दीन, पापा रहमत। अप्पा जी, आपने कमांडर साहब के घर फ़ोन किया था? आपके उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। भला उसने फ़ोन फ़ीकी और फ़ज़लू की जुदाई के पैगामात वसूल करने के लिए तो नहीं किया था? अब्बा जी की टाल-मटोल उसका दिल खट्टा कर रही थी। वो असल बात की तरफ आ ही नहीं रहे थे। हालांकि फ़ोन करने की वजह जानते थे। हाँ, पुत्र गया था। मज़ीद उसे टालना मुमकिन नहीं था। तो फिर? उसने बेसब्री से पूछा। देख पुत्र, मेरा जवाब सुनने से पहले ये सुन ले कि जोड़े आसमानों पर बढ़ते हैं, चाहे हमारी मर्ज़ी हो या ना हो। अब्बा जी प्लीज़ खुलकर बात करें, असल बात बताएं। ये पहेलियाँ तो खतरे की घंटी बजा रही थीं। पुत्र जी, मैंने ये बाल धूप में चिट्टे नहीं किए। मैंने कहा था ना, वो देसी अंग्रेज़ नहीं मानेगा।
कहता है मेरी बेटी का ससुर धोती पहनकर हुक्का गड़गड़ाता हुआ चंच में आए, ये मेरी इंसल्ट है। हाँ, अगर तू पेंट कोट पहन सकता है, सिगार पी सकता है तो फिर सोचूंगा। मैंने भी खूब सुनाई। औकात ये याद दिला दी उसको। बड़ा आया वेल मैनर्ड बंदा। उसके चाचे की फौजी पैंट काट कर उसकी निकर बनाई जाती थी और वो पहनकर शो मारता था। शो की निकर वाला हाँ, अपनी असल को भूल गया है। अब्बा जी प्लीज मजाक छोड़ें। वो इस वजह को मानने पर तैयार ही ना था। पुत्र, उन्होंने अपनी धी की मंगनी कर दी है। अब के अब्बा का लहजा कति संजीदा था। वो झटका खाकर सीधा हुआ था। मंगनी? मगर कब, कहाँ, किससे? ये तो मुझे पता नहीं। मैंने जब उससे अरवा बेटी के मुतालिक सवाल किया तो उसने कहा कि उसकी तो मंगनी हो चुकी है। फिर मैंने कुछ नहीं पूछा। जिस पिंड जाना नहीं उसके कोस क्या गिनने। तो उसका दिल अथाह गहराइयों में डूब कर उबरा था। बहुत देर तक गुमसुम रहा, जैसे हवा साथ छोड़ गए हों। देख पुत्र, इस बात को रोग ना बनाना, जान को गम ना लगा बैठना। तुझे कोई रिश्तों की कमी है? बहुत कुड़ियां, बल्कि तेरी माँ ने तो एक कुड़ी को पसंद भी कर लिया है। पूरी तरह तैयार बैठी है। तेरे आने की देर है, मंगनी कर देंगे। मुझे भी बहुत बहुत लोग पसंद आए हैं। कुड़ी पढ़ी लिखी, ज़हीन, समझदार है। खुदा हाफिज अब्बा जी। उसे इस सारी कहानी से ज़रा भी दिलचस्पी ना थी। नहायत संजीदगी से कहकर फ़ोन बंद कर दिया। लगता था दिल धड़कना भूल गया है। एक सकूत सा हर तरफ छा गया था, या उसके अंदर ही सन्नाटे बोल पड़े थे। तो ये सानेहा होना था ज़िंदगी में। मेरा एतमाद, यकीन सब राख हो गया। क्यों? क्यों मैं इतना पुरएतमाद था? सिर्फ जीत क्यों सोची? वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। ये झूठ भी हो सकता है, उन्होंने टाला होगा, वरना वो मुझे ज़रूर बताती। तुमने पूछा कब था उससे ये? अक्ल अब आ रही थी। मिस्टर हारिस, ना तो मैं वली हूँ कि मुझे इल्हाम होते हैं, ना टेलीपैथी की माहिर कि आपकी सोचों को पढ़ लूँ। यूँ ये मेरा ज़ाती मामला था। मेरे लिए बाबा जान का फैसला अटल है और इस फैसले का इख्तियार खुद मैंने उन्हें सौंप दिया था। अरवा अहमद का यही जवाब होना था और यही था। उसने बड़े हौसले और खामोशी से सारे आंसू अंदर उतार लिए थे। रोहेल भी न जाने क्यों चुप था। उसे खुद से लड़ते देख रहा था, मगर ऐसे वक्त में उसे खुद को खुद ही समेट लेना होगा। ये सोच कर पीछे हट गया था। अब्बा जी का 2 दफ़ा फ़ोन आ चुका था। बाप थे, बेटे को जानते थे कि कितना जज्बाती और हसास है, और हर दफ़ा फ़ोन बंद करने से कबल अम्मा की पसंद की हुई कुड़ी की खूबियाँ गनवाना नहीं भूलते थे। जबकि उसके लिए अब ये सब बेमानी सा होकर रह गया था। उसने गार्डन जाना छोड़ दिया था। उसे देखकर नए सिरे से ज़ख्मों की रफूगरी करना पड़ती थी। जब रास्ते ही अलग थे तो कदमों को भटकने से रोक लेना ही बेहतर था। रोहेल का मिजाज हनूस वही था। वो अपनी शगुफ्ता बातों, लतीफ़ों से उसे हंसाने की कोशिश करता रहता था। हार मानने को तैयार वो भी न था। यार जल्दी से अम्मा जी की पसंदीदा कुड़ी से शादी कर ले। भाभी जी को देसी खाने तो पकाने आते ही होंगे। अंग्रेज़ी और चीनी खा कर खा मुँह का जायका ख़राब हो गया है। मैं तो भाभी जी से सरसों का साग, मकई की रोटी, गुड़ की खीर, सत्तू का शरबत आया है। हाँ, रोज़ एक नया जायका, नया मेन्यू बनवाया करूँगा। क्या सीन होगा ज़रा सोच। भाभी ने लस्सी की मटकी सर पर उठाई होगी। एक हाथ में मकई की रोटी, साग, मक्खन के पेड़े वाला, दूसरे में शीशियों वाली पंखी, और रोज़ तुझे दफ्तर में ताज़ा खाना देने आया आया करेंगी। तेरे तो नसीब खुल गए। चिराग लेकर भी ढूँढते तो ऐसा रिश्ता ना मिलता। माँ जी के पाँव धोकर पीना, और वह अहमद से मुकाबला क्या है? बल्कि सुन। वो निहायत संजीदा बैठे हारिस के करीब खिसक कर राजदारी से कहता, अगर कोई बहन वहन भाभी जी की हुई तो मेरे साथ पीले करने के बारे में भी सोच लेना। मेरे घर वाले जहाँ सोच रहे हैं, उस लड़की को ना अंग्रेजी, ना चीनी, ना देसी कोई से भी खाने बनाने नहीं आते। कमारे भी मैस से खाओ, शादी शुदा होने के बाद भी मैस के शुक्रगुजार रहो। हाँ, मुझसे ज़्यादा मसलूम कौन होगा? और इस सारी बकवास के दौरान हारिस का अंदाज ऐसा अजनबी और बेगाना सा होता था कि रोहेल का दिल उसे थप्पड़ मारने को चाहता। किसी मजलूम नाकाम आशिक की आह से डरता था। सो लिहाज बिखर जाता था। आहिस्ता आहिस्ता बच्चू, मैं तुझे लाइन पर ला कर रहूंगा। वो दिल में अज़्म दोहराता, क्या झगड़ा सूद खसारे का, ये काज नहीं बंचारे का। सब सोना रूपा ले जाए, सब दुनिया दुनिया ले जाए, तुम एक मुझे बतेरी हो, एक बार गाओ। ठग की जोरदार आवाज के साथ ही हारिस ने प्लेयर ऑफ करके केसर निकाल ली थी। रोहेल ने बगौर उसकी ये इज़्तिरारी कैफियत देखी। बहुत अरसे से उसने अपनी पसंदीदा नज़म सुनना बंद कर दी थी। आज रोहेल ने लगाई तो भी निकाल दी। ये सही नहीं है हारिस, संभालो खुद को। तन्हा रह जाओगे तुम इस तरह। तन्हा तो मैं हूँ रोहेल। ऐसा टूटा दिल गिरफ्ता लहजा था कि रोहेल को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। देखो, अपनी नाकामी का बदला तुम उन लोगों से क्यों ले रहे हो
جن کی خوشیوں کا تمام تر دارومدار تم پر ہے۔ ابا جی کو انکار کر کے تم نے اچھا نہیں کیا، ان کا دل توڑ دیا۔ ماں جی کس قدر مایوس اور دکھی ہوں گی، ایک ہی تم ان کے بیٹے ہو، ساری خواہشیں آرزیں تم سے ہی تو وابستہ ہیں ان کی، اور تم نے ہی انہیں بڑھاپے میں یہ دکھ دے دیا۔ انکار نہ کرتا تو کیا کرتا؟ کیوں ضد کر رہے ہیں وہ جب میرا دل میرا دماغ اس نئے رشتے کو ماننے پر تیار نہیں؟ میں کسی کی زندگی تباہ کیوں کروں؟ اس لڑکی کا کیا قصور ہوگا؟ میں اس کے لیے اپنے دل میں 1% بھی جگہ نہیں پاتا ہوں۔ شاید وہ بھی اپنی جگہ سچا تھا، مگر مسئلہ تو اس کے والدین کا تھا۔ اکلوتے بیٹے کے سر پر سہرا سجانے کا برسوں پرانا خواب ماں جی کیسے آنکھوں سے نوچ پھینک دیں۔ سنو، اپنے پیرنٹس کی بات مان لو، ہو سکتا ہے اس میں تمہارا فائدہ ہی ہو۔ ان کی تابعداری پر محبتداری کے بدلے میں تمہیں ایسا انعام مل جائے جو تم نے سوچا بھی نہ ہو۔ روہیل کی مسکراہٹ اسے زہر لگی تھی۔ مجھے اب کوئی انعام، کوئی ترغیب ڈگمگا نہیں سکتی۔ میں نے اپنا دل، اپنے تمام تر جذبات، اپنے خواب، اپنی خواہشیں عروا احمد کے حوالے کرنے کا سوچا تھا۔ وہ نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ اس کے ڈر لہجے پر روہیل اسے گھورتا رہ گیا تھا۔ وہ نہیں سمجھے گا، بہت ضدی تھا۔ روہیل نے تھک کر ہار مان لی تھی، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ ماں جی کے پاس ایک آخری تیر ایسا بھی تھا جو ماؤں نے جب بھی استعمال کیا جگر کے پار ہو گیا تھا، اور وہ اپنا یہی استحقاق اور حق استعمال کرنے کا فیصلہ کر چکی تھیں۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا عروا احمد کہ میں تمہارے اس تحفے کو ہمیشہ سنبھال کے رکھوں گا، اور میں وعدہ نبھانے والا بندہ ہوں۔ اس کی ہتھیلی پر کرسٹل کا نازک سا گلاب دھرا تھا اور وہ اسے بہت دیر سے دیکھ رہا تھا۔ زندگی کے سفر میں نے تمہیں اپنا ہم سفر چنا تھا، مگر تقدیر کی ستم ظریفی دیکھو، میرا ہم سفر اب کوئی اور ہے، مگر مجھ سے وابستہ ہونے والی ہستی کو میرے ماضی کے اس حادثے کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے، تاکہ کل کسی سے سن کر وہ مجھے دھوکے باز نہ کہہ سکیں۔ روہیل کہتا ہے تمہاری PMA کی ٹریننگ دوبارہ ہونے والی ہے۔ ہمیں فوج میں سکھایا جاتا ہے کہ پہلے اپنا ملک، اپنے لوگ، پھر اپنا آپ۔ میں محبت میں خود غرض ہو گیا تھا۔ مجھے تو سبق ہی دوسروں کے لیے جینے کا دیا گیا تھا، پھر میں کیوں بھول گیا؟ وہ اس وقت کمرے میں اکیلا خود سے باتیں کیے جا رہا تھا، اور خود کو سمجھانے کے لیے اسے تنہائی کی شدید ضرورت تھی۔ مبارک تمہیں خوشی کا یہ سما۔ کاشف خوور، کیپٹن طلحہ، روہیل سب ایک ساتھ گاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اسے چونک کر ہاتھ میں تھاما وہ ننھا پنک روز اپنی پاکٹ میں ڈال لیا اور زبردستی مسکرایا۔ کب جا رہے ہو شہزادے؟ کیپٹن طلحہ نے پوچھا۔ صبح سر۔ اس نے روہیل کو دیکھا، دانت نکالے بیٹھا تھا، پیٹ کا ہلکا۔ ہم لوگ پرسوں شام تک پہنچ جائیں گے، خاور نے پروگرام بتایا۔ شیور سر، اوکے۔ چپکے سے نکل جانے کی ساری ترکیب ٹھوس ہو گئی تھی۔ ارے یاد آیا، کمانڈر صاحب کو تم نے انویٹیشن دے دیا ہے یا نہیں؟ نہیں، ابھی تو نہیں دیا، صبح دے دوں گا۔ صبح؟ یار صبح تو تمہیں گھر جانے کی جلدی ہوگی، ابھی دیا ہو تو بہتر ہے۔ روہیل کی بات کو وہ سمجھ رہا تھا، کیوں اسے بیچنے پر بضد تھا۔ یس حارث، یہ بہت ضروری ہے، پراپر انویٹیشن انہیں دینا چاہیے۔ کیپٹن طلحہ نے بھی روہیل کی بات کی تائید کی تو وہ سر ہلا کر اوکے کہہ گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ سب چلے گئے تو وہ روہیل کی طرف پلٹا۔ میں نے تم سا بھی جمال و بندہ دنیا میں نہیں دیکھا۔ تمہیں تو فوج کے بجائے BBC میں ہونا چاہیے تھا، خبریں نشر کرنے میں۔ لگائی بجائی میں تمہارا جواب نہیں، ڈنڈورچی ہو پورے۔ اس کے تمام تر ڈانٹ کا اس پر کوئی اثر نہیں تھا، مزے سے گنگنا رہا تھا۔ کپتان کی آئے گی بارات، رنگیلی ہوگی رات، سجن ہم ناچیں گے۔ وہ اسے یوں ہی گنگناتا چھوڑ کر بائک کی چابی اٹھا کر باہر نکل آیا تھا۔ آپ؟ وہ لان میں ٹہل رہی تھی، اسے دیکھ کر یکدم ٹھٹک کر رکی تھی، اور حارث کو تو ایسا لگا تھا جیسے دل کی دھڑکن ریل کا انجن بن گئی ہے۔ کتنے ہی دنوں کی تگ و دو کے بعد وہ خود کو اس کے تصور سے نکال پایا تھا، اور وہ دشمن جاں آج سامنے آئی تھی تو احساس ہوا تھا وہ ساری کوششیں تو بیکار گئی تھیں۔ وہ تو خود کو فریب دے رہا تھا، اور یہ فریب محض اس کی ایک جھلک سے ہی ٹوٹ گیا تھا۔ آئیے حارث صاحب، بیٹھیے۔ ہلکے اور گہرے سبز کے امتزاج سوٹ میں کیلی کیلی رنگت سمیت وہ بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لی تھیں۔ میں کمانڈر صاحب کو انویٹیشن دینے آیا تھا۔ پرسوں شام کو میرا، وہ نہ جانے کیوں اٹک گیا تھا، دل سے درد کی ٹھیس سی نکلی تھی۔ نکاح ہے، عروا احمد نے بات مکمل کی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ بابا نے بتایا تھا ابھی وہ گھر پہ نہیں ہے، آپ بیٹھیں ویٹ کرنے۔ نہیں، میں چلتا ہوں، آپ انہیں میرا میسج دے دیجیے گا۔ کارڈز وغیرہ تو چھپے نہیں ہیں، سبھی کو زبانی دعوت نامہ دیا ہے۔ سنیں حارث صاحب۔ جی؟ حارث نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ دیکھیں، آپ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اجنبی لڑکی جو آپ کی ہم سفر بن رہی ہے، اس نے آپ کے حوالے سے بہت سے خواب دیکھے ہوں گے،
प्लीज़ अपनी ज़िंदगी के किसी हादसे का ज़िम्मेदार उसे ठहरा कर सज़ावार ना बनाइएगा। उसने बहुत गौर से उसकी बात सुनी थी। एकदम वो 2 कदम बढ़ाकर उसके मद्देमुकाबिल आ गया। उसकी आँखों में आँखें डालकर मज़बूत संजीदा लहज़े में बोला, "मैं मुनाफ़िक नहीं हूँ अरवा अहमद। ये सच है कि मैंने तमाम तर सच्चाइयों और पूरी शिद्दत के साथ तुम्हें चाहा था। इतनी जल्दी सब कुछ भुला देना मेरे जैसे जज़्बाती बंदे के बस में नहीं। हाँ, जहाँ तक बात मेरी लाइफ़ पार्टनर की है तो वो मेरी इज़्ज़त है और अपनी इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करना मुझे बख़ूबी आता है। उम्मीद है आपकी तसल्ली हो गई होगी। खुदा हाफ़िज़।" वो जो उसकी स्याह चमकदार आँखों में डूबी, उसकी बात सुन रही थी, यकदम चौंकी। एक भरपूर मुस्कुराहट उसके होठों पर फैली थी। उसका सर आहिस्ता-आहिस्ता इस्पात में हिल रहा था। माँ जी को इस हद तक खुश उसने पहली बार देखा था। उनके तो पाँव ज़मीन पर टिक नहीं रहे थे। अब्बा जी भी बेहद खुश थे। "पुत्र तूने हमारा हुक्म मानकर जो फर्माबरदारी दिखाई है, अल्लाह उसका ऐसा सोना अजर देगा कि तू याद रखेगा। सारे गम फ़िक्र भूल जा।" उसे खामोश बैठे देखकर उन्होंने प्यार से कहा था। वो भी मुस्कुराकर उनकी बात की तायद कर रहा था। उसके रवैयों ने अब्बा जी और माँ जी को मुतमईन कर दिया था। हवेली में अंदर-बाहर एक हलचल मची थी। वक़्त कम था और काम ज़्यादा। माँ जी ने हर चीज़ रेडीमेड दुल्हन के लिए शहर से अपनी भतीजी मदीहा से मंगवा ली थी। बारात के इंतज़ामात चाचा जी ने सँभाल लिए थे। रात को माँ जी ने हवेली में सारे पिंड की कुड़ियों को इकट्ठा करके ढोलकी बिछवाई थी। इकलौते बेटे की ये पहली खुशी थी। उनकी तो समझ नहीं आ रहा था, आसमान से तारे तोड़ लातीं। मेहमानों को फ़ोन पर ही दावतनामा दिया गया था। अब्बा जी बाकी का सर रुख़्सती और वलीमे पर निकालने को तैयार थे कि अभी तो निकाह ही था और चलती की वजह सबको उसकी बॉर्डर की तरफ रवानगी बताई गई थी। "अरे! तुम यहाँ फ़ारिग बैठे हो और ढेरों काम पड़े हैं करने वाले।" मरिया आपी उसे कमरे में अकेला देखकर घूरते हुए बोली थी। उनका छोटा साहबज़ादा फ़वाद गोद में था। "तो मैं क्या करूँ आपी बताएँ? तुम सिर्फ़ मेरे फ़वाद को सँभालो, मैं बरी पैक करवा लूँ। ये शैतान कोई काम नहीं करने देता।" उन्होंने 8-9 माह के गुल गोदने से फ़वाद को उसकी गोद में दिया और ये जा, वो जा। वो कह भी नहीं सका, "आपी मुझे बच्चों का कोई तजुर्बा नहीं है।" फवाद साहब उसके कान में न जाने क्या तलाश कर रहे थे या शायद उसके कान को उखेड़ना चाहते थे। उसने जल्दी से उसे बेड पर बिठा दिया। कन कन कटा दूल्हा, ये तस्वुर ही हौलनाक था। यार तुम तो बहुत ही शरारती हो। उसने मिनटों में बेडशीट नन्हे हाथों से इकट्ठी कर दी थी और अब उसे इधर-उधर घसीटने में लगा हुआ था। वो दिलचस्पी से उसकी मासूम मासूम हरकतों को देख रहा था। जब यकदम ही उसने पलटा खाया था और धड़ाम से बेड से नीचे गिर पड़ा था। अर्रे! अरे! उसे यूँ आनन-फानन गिरता देखकर वो बुखलाया। उधर फवाद ने जो रोना शुरू किया था, उसने मज़ीद हाथ-पाँव फुला दिए। वो उसे गोद में उठाए चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। कभी फूल, गुलदान, कभी कोई डेकोरेशन पीस, मगर उसे इस वक़्त कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, सिवाय रोने के। सुबहान अल्लाह! क्या इरादे हैं! कल निकाह है और ये बच्चे सँभालने आज से ही प्रैक्टिस कर रहा है। ये रुहेल की आवाज़ थी। वो यकदम पलटा, दरवाज़े में वो सब मौजूद थे। काशिफ़, ख़ावर, खुर्रम, कैप्टन तलहा। दाँत निकालते हुए सबने उसे विश किया था। फ़वाद हनूज़ मुँह बसूर रहा था। "अच्छा है, वेल डन जवान, कैरी ऑन।" कैप्टन तलहा के कहने पर वो बुरी तरह शर्मिंदा हो गया था। वो सर दरअसल ये मेरा भांजा है और अपनी कामों में मसरूफ़ थी। वो मुझे दे गईं कि थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। रोहेल ने बात काट कर मुकम्मल की। ख़बीस की हँसी बंद नहीं हो रही थी। उसने दीनू को आवाज़ दी, फ़वाद को उससे थमाया कि आपी को दे आए और ख़ुद उनके लिए खाने-पीने का इंतज़ाम करवाने लगा। काशिफ़ और रोहेल ज़िंदगी में पहली दफ़ा गाँव की कोई शादी अटेंड कर रहे थे। उनकी दिलचस्पी और शौक़ काबिल-ए-दीद था। बहुत सी रस्में उनके लिए बिल्कुल नई थीं और बहुत दिलचस्प भी। वो भाभी आयशा के साथ खड़ोली भरने गए थे। बारात की रवानगी से कबल उसे घोड़े पर बिठाकर गाँव की मस्जिद सलाम के लिए ले जाया गया था और दोनों इससे पहले सजे हुए घोड़े पर चढ़कर उतर चुके थे। बच्चों की तरह शोहियाँ करते वो सबके साथ घुल-मिल गए थे। रोहेल तो मिनटों में घुल-मिल जाता था। माँ जी तो उसकी बातों पर वारिस सदके हो रही थीं। लड़की वालों के यहाँ पहुँचने तक उसने हारिस का नातका बंद किए रखा था छेड़-छेड़ कर। "अरे! ये कमांडर साहब की है ना?" रोहेल उसके कान में मुँह घुसेड़ कर चीखा। तो उसने गुस्से से उसे घूरा। हैरत तो उसे भी थी। सफ़ेद शलवार कमीज़ और काली बास्केट में वो ख़ासे स्मार्ट लग रहे थे। मगर यहाँ उनकी मौजूदगी, "सर, आप?" उसकी हैरानी को रोहेल ने अल्फ़ाज़ बख्शे। "यस, एनी प्रॉब्लम?" उन्होंने कड़े तेवरों से रोहेल की हैरत पर उसे घूरकर कहा था। उसकी तो बोलती बंद हो गई थी। मज़ीद क्या पूछता? अलबत्ता हारिस को उन्होंने हाथ से प्यार से गले लगाकर मुबारकबाद दी थी। सुर्ख़ गुलाबों का बड़ा-सा हार भी पहनाया था। दिल में शदीद खुद-बुद के बावजूद वो ख़ामोश था। आज भी उन्होंने इतने लोगों के सामने डाँट दिया तो क्या इज़्ज़त रह जाएगी? तो इसका मतलब वो भी यहाँ मौजूद होगी। उसका दिल यकदम ही मुज़तरब हुआ था।
कमांडर साहब के घर जब इनविटेशन देने जा रहा था तो दिल में एक ख्याल, एक मुबहम सी उम्मीद थी कि शायद वो लोग आ जाएं, मगर यकीन नहीं था। और अब ये ख्याल हकीकत बन गया था तो ये इज़्ज़राब और बेचैनी कैसी? नहीं, उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। उसने शिद्दत से अपनी नफ़ी की थी। ज़ेन ऐसा उलझा था कि निकाहनामे पर दस्तखत करते वक़्त वो लड़की के बाप के नाम पर चौंका, मगर मुबारक सलामत का शोर, छुहारे बट रहे थे। पटाखे और आतिशबाज़ी की कान फाड़ने वाली आवाज़ें, ढोल-ढुमक्का और बाहर इस कदर शोर ने जल्द ही उसकी तवज्जो हटा ली। तो जिसे मेरा नसीब बनना था बन गई। बहुत देर बाद उसने खुद को ये हकीकत बावर करवाते हुए सर उठाया था। लो भाई शहजादे, बहुत शर्मिलापन दिखा लिया। सारा पिंडाल कह रहा है ऐसा शर्मीला दूल्हा कभी नहीं देखा। जमीन से नजरें नहीं उठी। अब दुल्हन आ रही है, उसे जरूर देख लेना वरना पछताएगा। न जाने बॉर्डर से कब छुट्टी मिले। एक तरफ काशिफ, दूसरी तरफ रोहेल, मशवरे, नसीहतें, मगर वो भी जैसे कान लपेटे था। मूवी बन रही थी, दुल्हन पहलू में थी। कैमरों की चकाचौंध, लड़कियों की छेड़छाड़। दूध पिलाई पर रोहेल और काशिफ टट गए थे। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे। आखिर उसने तंग आकर 10,000 उन्हें थमा दिए थे और इस जीत पर लड़कियों ने जबरदस्त तालियां बजाईं। दूल्हा जिंदाबाद के नारे, सीटियां, जबकि रोहेल और काशिफ इतनी जल्दी हार मानने को तैयार न थे। उससे घूर रहे थे। उनका प्रोग्राम खासा खासा लंबा था और यहाँ तो दुल्हन की बहनें भी खासी तेज थीं। दुल्हन की बहनें उसे थोड़ी देर बाद स्टेज से कमरे में ले गई थीं और रोहेल फौरन मौत के फरिश्ते की तरह कंधे पर सवार हो गया था। अबे उल्लू, तुझे इतने इशारे किए, एक नजर पापी को तो देख लेता। कसम से ये जो मुंह पे 12 बचे हुए ना, ये ना बचते। क्या बात है भाभी की। उनकी कोई बहन हो तो मेरे लिए जरूर सोचना। ऐसी लड़की के लिए तो मैं खानदान से टक्कर ले सकता हूँ। उसकी सुई एक ही बात पर अटक गई थी। वैसे तुम्हें जरा सा दाएं तरफ मुंह मोड़कर देख लेना चाहिए था। ऐसी भी क्या शर्म कि इन अखियों से देख लेते ना, जैसे पीएमए में स्टाफ को देखकर एक सेकंड के लिए दूसरी टांग भी जमीन से लगा लेते थे। काशिफ की बात पर वो बेसाख्ता मुस्कुराया। उन सुनहरे दिनों की याद तो इंतहाई बुरे मूड को भी खुशगवार बना देती थी। लो छी, चाची जी ने ये नया झगड़ा खड़ा कर दिया है। उसका चचाजाद सलार उसके करीब आकर फिक्रमंदी से बोला तो वो चौंका। क्या हुआ? चाची कहती है दुल्हन लेकर जाऊंगी, बारात खाली हाथ नहीं जाएगी। एकदम अचानक उन्हें क्या सूझी थी। काशिफ और रोहेल सीधे हुए। फिर अब क्या जवाब मिला है, वो भी उलझ सा गया। लड़की वाले कह रहे हैं हमारी कोई तैयारी नहीं है, खाली हाथ डोली कैसे भेज दें। सलार ने बताया। सही कह रहे हैं, माँ जी को ये क्या सूझी। कि रोहेल, तुम जाओ माँ जी के पास, उन्हें समझाओ। वो खासा मुस्तरब हो गया था, उसके बारे में तो सोचा ही नहीं था कि दुल्हन साहब भी साथ ही तशरीफ लाएंगी। लो ख्वाम खा समझाऊं, वो बुजुर्ग हैं, जो भी फैसला करेंगी ठीक करेंगी। मुझे तो उनकी ये जिद बहुत पसंद आई है। बारात बगैर दुल्हन के जाए, ये क्या बात हुई। रोहेल की बात पर उसने नहायत खफगी से उसे घूरा। कोई और मौका होता तो इस मजाक पर उसे खूब सुना था। उसने काशिफ की तरह देखा, उसने इस बात में सर हिलाया था और वहां से उठ खड़ा हुआ था। यार मना मत कर, ये मौका ना गवा। अल्लाह ताला माँ जी जैसी माँ हर एक को नसीब हो, मगर बेटा हारिस जैसा न शुक्रा ना हो। बको मत, ये अच्छा लगता है। जब पहले से ऐसी कोई बात तय नहीं थी तो फिर यूं बेजा तंग करना मुनासिब नहीं होता। उसने रोहेल को आहिस्ता से डांट दिया था। वो मुंह बनाता वहां से उठ खड़ा हुआ। अब्बा जी भी नजर नहीं आ रहे थे। ये सारे बुजुर्ग हजरात न जाने कहाँ गायब हो गए थे। उसने बेचैनी से पहलू बदला। यकीनन लड़की वालों को मजबूर किया जा रहा होगा और ये नामुनासिब बात थी। लो भाजी मुबारक हो, लड़की वाले मान गए हैं। अब हम दुल्हन लेकर जाएंगे। सलार का शौक और खुशी दीदनी थी, जबकि वो हैरत ज़दा सा इस सारे ड्रामे को समझने की कोशिश कर रहा था। ये तो उसे बाद में मालूम हुआ था कि माँ जी का फैसला अचानक नहीं था। वो घर से ही ये ठान कर चली थी कि बहू लिए बगैर नहीं आना। और उसका मुंह बोलता सबूत, फूलों से आरास्ता उसका कमरा था जिसे उसने बड़ी हैरत से देखा था। माँ जी ने उसे तो अपने फैसले की भनक तक पढ़ने नहीं दी थी। बाकी किस किस को मालूम था वो लाइल्म था। अभी भी मधियापी उसे दोस्तों के नरगे से बमुश्किल छुड़ा कर लाई थी। रोहेल ने गाने सुना सुना कर हशर कर दिया था। शायरी बिगाड़ने पर शायरों की रूह अलग तड़प रही होगी। रुखसती का सुनते ही उसने गाना शुरू कर दिया। ले जाएंगे दिल वाले, दुल्हनिया ले जाएंगे। मेरा माही छैल छबीला, लेफ्टन कप्तान नी। उल्लू, ये ऐसे गाने गाने का टाइम नहीं है। काशिफ ने टोका। हाँ यानी अच्छा, चलो फिर सुनो। हम उसने गला खंखारा। सुहाग रात है, घूंघट चूल्हा ठा रहा हूँ मैं। शक्ल अच्छी निकल आए, दुआ कर रहा हूँ मैं। अम्मा ने मेरी किस्मत का फैसला कर दिया और अब जिंदगी अच्छी गुजरे रो रो कर मर रहा हूँ मैं।
हारिस की शक्ल इस वक्त जैसी हो रही थी, सभी ने एक नज़र उसे देखा और जबरदस्त कहका पड़ा था। वो छींप कर रह गया। ये बदतमीज रोहेल भी बस। उसने आंखें निकाली, उसी वक्त मदिया भी आ गई थी। ओ चाहने वाले रे, ठहरो जरा, रुक जाओ, बात सुन जाओ, मेरी बात सुन जाओ। रोहेल की आवाज़ ने काफ़ी दूर तक उसका पीछा किया था, मगर मदियापी ने उसका बाजू ही नहीं छोड़ा। उसके कमरे के दरवाजे पर ला छोड़ा था और एक डिबिया उसे थमाई थी। ये, उसने सुनहरी रिबन वाली मखमली डिबिया थाम कर उन्हें सवालिया देखा। दुल्हन के लिए है। उन्होंने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। वो उनके जाने के बहुत देर बाद तक बाहर खड़ा रहा था, क्रीम कलर की शीशों वाली बड़ी सी चादर में सजा संवारा नाजुक सा वजूद। जब गाड़ी में बिठाया गया था तो उसने एक नजर ही डाली थी। इस सूरत हाल के लिए वो ज़हनी जज्बाती दोनों तरह से तैयार नहीं था। वो जो लतीफ़ जज्बात होते हैं, दिल नशीन ख़यालात, ख्वाब आगई लम्हात जिनके बारे में शायरों ने दीवान छाप डाले थे। ऐसे वक्त में आदमी पर तारी होते हैं, तो उसके साथ ऐसा रंगीन दिल को धड़काने वाला कोई हादसा नहीं हुआ था। कमरे में तो दाखिल होना ही था। वो आहिस्ता से दरवाज़ा अपने पीछे बंद करके पलटा और अंदर दाखिल होते ही म्यूज़िक की मद्धम मद्धम आवाज़ कानों से टकराई थी। वो बुरी तरह चौंका। ये नज़म अरसा हुआ उसने सुनना छोड़ दी थी। हम घूम चुके बस्ती बन में, एक आस की फांस लिए मन में। कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई दीपक हो, कोई तारा हो, जब जीवन रात अंधेरी हो, एक बार कहो तुम मेरी हो। ये हरकत यकीनन रोहेल की होगी। ये रोहेल के मजाक भी बाजू का बहुत अजियतनाक हो जाते हैं। यही सोचता हुआ उसी सीढ़ी प्रेरक की तरफ बढ़ा। बंद ना करें, मगर पीछे से आने वाली आवाज ने उसे एक झटके के साथ मुड़ने पर मजबूर कर दिया। आप, तुम अरवा, तुम यहाँ? वो आंखें फाड़े उसे देख रहा था। अरवा ने शर्मा कर चेहरा झुका लिया था। ख्वाब, हाँ ख्वाब। उसने जोर से अपनी उंगली दांतों तले दबाई थी। सी, वो करह कर रह गया, मगर ये ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। और कैसे थी, क्यों थी, इन सब के जवाब उसे अरवा से ही मालूम हो सकते थे। और वो हमीदा बानो, ये सारा प्लान मेरा था। मेरा नाम कागजात में हमीदा बानो ही है। मेरी दादी ने रखा था। अब्बा जी ने जब फ़ोन पर बाबा जान से रिश्ता की बात की थी, तो उन्होंने मेरी रजामंदी से उन्हें हाँ कह दी थी। मगर बाबा जान ने सबको मना कर दिया कि इस रिश्ते के मुतालिक आपको ना बताया जाए। फिर अब्बा जी भी इस बात से मुत्तफिक थे। अब्बा जी भी, वो चिल्लाया। सभी हता के रोहेल भाई और आपके सारे फ्रेंड्स भी। ओह माय गॉड, उसने सर थाम लिया। सबने मिलकर इतना अरसा बेवकूफ़ बनाया उसे। यार एक बार भाभी को देख लेता तो शक्ल पर 12 ना बजे होते। उसके ज़हन में गूंज हुई। पुत्र तूने हमारा हुक्म मानकर जो फर्माबरदारी दिखाई है, उसका अल्लाह ऐसा सोना अजर देगा कि तू याद रखेगा। मनमानी की इस बातों को वो समझ ही नहीं सका था, और सब किस कदर खुने थे, उसे जरा भी हवा ना लगने दी थी। रोहेल से तो निपट लूंगा मैं, उसे सर चटका। हाफ वाइट पिशवाज और चूड़ीदार पजामे में सजी संवरी उर्वाया अमन सर झुकाए बैठी थी। शायद उसकी संजीदगी से घबरा गई थी। ये सारी फिल्मी स्टोरी बहुत बहुत ड्रामाई सी है, बिल्कुल गैर हकीकी लगती है लेकिन हकीकत है। और इस सारे ड्रामे में तुम्हारा भी बड़ा हिस्सा है। तुम मुझे बता सकती थी, सजा की असल हकदार भी तुम हो। उसका लहजा इंतहाई संजीदा बल्कि खतरनाक हद तक खौफनाक था। चेहरे के नकूश से सारी नरमी और प्यार गायब हो गया था। उर्वा ने सहम कर कदम पीछे हटा लिए। शर्मो हया की लाली से दमकता चेहरा एकदम सफेद हुआ था। या अल्लाह खैर, ये क्या हुआ? सारा ड्रामा उल्टा हो गया। मजाक का इतना भयानक अंजाम। रोहेल ने बताया था कि वो बहुत गुस्सीना है। गुस्सा ना आए, मगर जब किसी बात पर गुस्से आ जाता है तो फिर दुनिया की कोई ताकत मना नहीं सकती। ये मजाक गले न पड़ जाए। और अब उसके चमड़े की हड्डियां बिछी हुई थी, माथे की रग फड़फड़ा रही थी, आंखें गहरे स्याह दो देखते अंगारे भस्म करने को तैयार। उसकी रूह फना हो गई थी। वो करीब आ गया था, उसकी गर्म सांसों से रुखसार झुलसने लगे थे। मैंने तुम्हें एक नज़म की सीढ़ी दी थी, उसका जवाब मैं एक बार नहीं 1000 बार कह सकती हूँ कि आपकी हूँ। हुर्रा इंशा जी जिंदाबाद। दूसरे ही पल वो उसकी बाहों में थी, और वो कप्तान साहब की शानदार एक्टिंग पर हैरत सदा। शुक्र था कि उसने उस एक्टिंग का दौरानिया मुख्तसर ही रखा था, वरना तो उसने जिस तरह खौफसदा होकर चरचरी ली थी। हारिस समझ गया था वो क्या सोच रही हैं। नहायत मोहब्बत और नरमी से उसका हाथ थाम कर बोला, पगली डरो मत, तुम्हारी ये मासूम सी शरारत हमारी ज़िंदगी की एक हसीन और बड़ी अच्छी याद बन गई हैं। ज़िंदगी में ऐसी शरारतें ही रंग भरती हैं, और फिर आज से 25 साल बाद जब मैं अपने बेटे की शादी के मौके पर उसे बताऊँगा कि तुम्हारी माँ ने मुझे कैसे इतने अरसे बेवकूफ़ बनाए रखा, तो वो कितना हैरान होगा। उसके बाद पर उन्होंने शमा का अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। वो भी शांत होकर मुस्कुराया था। स्टोरी दी एंड, एंड अल्लाह हाफ़िज़ आप सबका।
ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔